आपको मालूम है कि हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के लिए 200 से ज्यादा योजनाएं चलती हैं राज्य और केंद्र मिलाकर। क्या आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष हम हर परिवार के लिए करीब करीब 50,000 रुपए से ज्यादा अनुदान में खर्च देते हैं। मैंने केंद्र में बैठे उस अंधे बहरे गूंगे सरकार से कहा कि बैठकर अगर किसी गांव में किसी गरीब को बुला लो, वो तुम्हारे सामने ऐसी योजना रख देगा कि 2 वर्ष के बाद न उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और न वो गरीब रहेगा। लेकिन ऐसा वो क्यों करे? ऐसा कर देने से फिर लूटेंगे कैसे? केंद्र की सरकार तो अब लोकतंत्र की है नहीं, लूटतंत्र की है। रोजाना खबरें आती हैं कि लाखों करोड़ रुपए लूट हो गए। लेकिन ये बात केंद्र सरकार तक ही जाके सीमित नहीं हो जाती। ये बात फिर घूम के हमारे पास चली आती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी आ जाती, मेरी जिम्मेदारी आ जाती। और बोलने से पहले स्पष्ट कर दूं कि किसी को दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ रहा हूं या उससे अपना छुट्टी छुड़ा रहा हूं। यहां की एक एक समस्याओं को निदान करना मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। लेकिन मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं अपने लोगों का और अपना कि ये एकाएक क्या हो गया। ठीक ठाक तो चल रहा था बिहार। 2005 में आपने हमें मौका दिया सरकार चलाने का बिहार में, और एकाएक बदलाव दिखने लग गया। जो बिल्कुल रसातल में पहुंचा हुआ बिहार था, ऊपर उठने लगा। हर क्षेत्र में सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार हो गया। लोग बिहार के नाम से भयभीत होते थे, उनका भय टूट गया। गांव घरों में लोग डरते थे, उनका डर हट गया। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क बनने की बात हो, पुल बनने की बात हो, लोगों में एक नई उम्मीद जग गई, क्योंकि देखने लगे कि चारों ओर काम हो रहा है। देश के लोग अन्य भागों में बैठे बिहार की सरकार की और बिहार की तरक्की की प्रशंसा करने लगे। वो प्रशंसा जायज था, बिहार तरक्की कर रही थी। लेकिन फिर बीच में ये रुकावट कैसे आ गई? वही सरकार, वही हमारे अच्छे नेता, लेकिन कार्य जो जमीन पे पहुंच रहा है उसमें ये बदलाव कैसे हो गया? जिस भ्रष्टाचार को हम रोकने की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार आज इतना बढ़ गया कि गांव के लोग कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार तो उन्होंने कभी नहीं देखा। ये चिंता का विषय। मैंने कोशिश की, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने कोशिश की कि इन बातों को मैं अपने नेताओं तक बताऊं, ताकि वो इसमें सुधार कर सके, ताकि वो तंत्र में बदलाव कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा इन 2 वर्षों के बाद कि शायद हम लोगों की बात में अब वो वजन नहीं है, हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही। और जब आपका दुख और दर्द मुझसे न देखा गया, तो मैंने ये फैसला लिया कि एक बार और बड़े जोर से सब लोग मिलकर अपनी सरकार को कहेंगे कि हम लोगों को आप पे विश्वास है, लेकिन वो विश्वास धीरे धीरे निराशा में तब्दील हो रही है। हम निराश हो रहे हैं और इसलिए समय रहते अगर हमारे नेतागण सुधार नहीं करेंगे तो वो भी समय आ जाएगा कि हमारी जो आज लोकप्रियता है, हमारी नेताओं की जो आज लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो जाएगी। कुछ उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। आप गांव से आए हैं,
आप सभी जानते हैं कि आपके गांव में जाने से वहां के सड़कों की, गांव के अंदर की सड़कों की बात कर रहा हूं, वहां पुल पुलिया की, वहां पानी के रखने का इंतजाम कितना कष्ट है। ये सारा काम मनरेगा में हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही। अफसरशाही इतनी हावी हो गई है हम पर कि हम लोग अगर गुहार लगाते हैं कि मनरेगा का कार्यक्रम इसीलिए है कि हमारे गांव में वो काम हो सके ताकि एक तरफ हमें रोजगार मिले और दूसरे तरफ गांव का विकास हो, वो काम ठप पड़ा हुआ। मुख्यमंत्री जी की बड़ी सराहना करने वाली चीज थी, उन्होंने छात्राओं को और बाद में छात्रों को भी पोशाक दिया, साइकिल दिया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि गांव के पंचायत के स्कूलों का जो हाल है, विद्यालय का जो हाल है, वहां जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वहां जो शिक्षक हैं, क्या वो वैसे हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के आने वाले कल के लिए तैयार कर सकते हैं? मेरे ख्याल अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा जिसमें सुधार हुआ, अनेकों भवन बन गए, लेकिन क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां कंपाउंडर है? क्या वहां नर्स है? क्या आपकी चिकित्सा का देखभाल किया जाए? नहीं है। लेकिन जब भी मैं ये कहता हूं तो लोग मुझे दिखाने लगते हैं कि 2005 के पहले क्या था। मैं तो खुद मानता हूं कि 2005 से हम बड़ी अच्छी स्थिति में आके खड़े हो गए, लेकिन क्या तालियां बजा लेने, अपने पीठ थपथपा लेने से हमारा काम हो जाएगा? क्या हमें और आगे नहीं बढ़ना? क्या हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो गई? क्या हमारी सरकार नहीं चाहती कि जनता तक वो सारी सुख सुविधाएं पहुंच जाए जिसकी वो घोषणाएं करती है? इन सब प्रश्नों का जवाब हाँ है। सरकार भी चाहती है, आप भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, फिर बीच में बाधा कौन बना हुआ है? और इस बीच का बाधा को कौन हटाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बीपीएल के लिए जिस गांव में जाइए गरीब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जो गरीब हैं वो शायद एपीएल वाले लिस्ट में है। बहुत जगह तो वो किसी लिस्ट में नहीं है, जिसका नाम मैंने छुटियल रखा है। वो एपीएल भी नहीं, बीपीएल भी नहीं, वो छुटियल में है। ये बीपीएल की लिस्ट में कमी कहां से आई? सबसे पहले कमी आई केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो वहीं बैठे कमरे में तय कर देते हैं कि बिहार में कितने गरीब हैं। वो गांव नहीं आते, आपकी हालत नहीं देखते, गिनती नहीं करवाते, राज्य को फरमान जारी कर देते हैं कि तुम्हारे यहां इतने ही गरीब परिवार हो सकता है। और उसके बाद अगर उतने परिवार भी ईमानदारी से बीपीएल की सूची में आ जाते तो बहुतों की कष्ट कम हो जाती। लेकिन फिर अफसरशाही और भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। जिन लोगों का नाम बीपीएल में नहीं होना चाहिए, अक्सर आप उनके नाम उसमें पाएंगे। जिनका नाम बीपीएल में होना चाहिए वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। इंदिरा आवास की बात करें, शुरू से सुन रहे हैं कि लूट होती है। हमारी सरकार ने नए नए तरकीब निकाले, शिविर लगाए इसके लिए कि अब शिविरों में पासबुक बांटा जाएगा, गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसका नतीजा क्या है? पासबुक तो दे देते हैं, लेकिन अक्सर पासबुक में रकम नहीं लिखा होता, और अगर रकम लिखा होता है तो लाभुक बैंक के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आपका एडवाइस नहीं आया। और ये एडवाइस क्या चीज है? ये एडवाइस 3000 रुपए है। अगर आप उस बैंक वाले को 3000 रुपए दे दें तो एडवाइस तुरंत आ जाता है। थक गया मैं, लोग मुझे मेरी जिम्मेदारी दिखाते हैं। थक गया मैं बैंक के अफसरों के खिलाफ कदम उठाते उठाते उनको सजा दिलवाते 2 को सजा दिलवाता हूं, 2 और पैदा हो जाता। लोग ब्लॉक में जाते हैं, प्रखंड
संघ में जाते हैं, क्या सलूक होता है उनके साथ, जो मेरे ख्याल से मुझे कहने में शर्म आती है। लेकिन लोग कहते हैं कि जानवरों से भी बुरी तरह से पदाधिकारी उनके साथ पेश आते हैं। हमारे सरकार ने आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस, सेवा का अधिकार कानून लागू किया। सारे देश ने प्रशंसा की, सारे देश ने नीतीश जी को साधुवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे देखे पंजाब ने कर दिया, हमारे देखे अन्य राज्यों ने कर दिया। लेकिन आपका अनुभव क्या है आरटीपीएस में, कि अगर आप आरटीपीएस में कुछ देने के लिए जाएं तो बार बार 21 दिन के बाद चक्कर लगा लगाकर आपको बाध्य किया जाता है कि जब तक आप उस कंप्यूटर वाले को, उस पदाधिकारी को पैसे ना दे दें, आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कुछ नहीं मिल सकता।